तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। अब सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। टेरेस गार्डन पर जानकारी भाग 1। गर्भित दुधारू पशुओं की देखरेख एवं प्रबंधन। टेरेस गार्डन छत पर सजावटी तरीके से हरे भरे उद्यान की योजना बनाना, जो कि शहरी इलाकों में काफी लाभकारी है, क्योंकि शहरों में घनी आबादी और मकानों के कारण बढ़ता तापमान, प्रदूषित वातावरण, ताजे एवं स्वस्थ फल सब्जियों के अभाव के कारण शहरी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः आप टेरेस गार्डन स्थापित कर प्रतिदिन आप अपने परिवार के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सब्जियों, फलों या सजावटी फूलों को घर के छत पर उगाकर लाभ कमा सकते हैं, जिसकी जानकारी लेकर आए हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। आज के समय में जिस तरह शहरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, फलस्वरूप घनी आबादी एवं मकानों के कारण बढ़ते तापमान, प्रदूषित वातावरण, ताजे एवं स्वस्थ फल सब्जियों के अभाव के कारण शहरी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तथा दूसरी तरफ कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु रासायनिक उर्वरकों व दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, जिससे उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन इन रसायनों के घातक अवशेष सब्जियों, फलों में रहने के कारण मानव शरीर पर घातक प्रभाव जैसे कैंसर एवं त्वचा संबंधित रोग देखने को मिलते हैं, जो पहले बहुत कम लोगों में देखे जाते थे। यही नहीं, इन दूषित सब्जियों को खरीदने के लिए शहरी लोगों को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। ऐसे में ताजे एवं स्वस्थ फल सब्जियों के लिए वे तरस ही जाते हैं। अतः यदि आप शहर के निवासी हैं और इन सब परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो आप टेरेस गार्डन स्थापित कर प्रतिदिन परिवार के लिए सामान्य रूप में उपयोग में लाई जाने वाली सब्जियों, फलों या सजावटी फूलों को घर की छत पर उगाकर लाभ ले सकते हैं। ये सब जानकर यदि आपकी भी जिज्ञासा है कि कैसे टेरेस गार्डन स्थापित किया जाए, तो इसकी जानकारी हेतु देखिए अन्नदाता की टेरेस गार्डन पर ये विशेष प्रस्तुति। टेरेस गार्डन एक छत पर सजावटी तरीके से हरे भरे उद्यान की योजना बनाना, जो कि वहां के वातावरण पर अच्छा प्रभाव डालने के साथ साथ जिस उद्देश्य हेतु टेरेस गार्डन स्थापित किया गया है उसकी पूर्ति करे। यह तकनीक शहरी क्षेत्रों में काफी लाभकारी है, क्योंकि शहरों में घनी आबादी एवं मकानों के कारण बढ़ता तापमान, प्रदूषित वातावरण, ताजे एवं स्वस्थ फल सब्जियों के अभाव के कारण शहरी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः आप छत पर टेरेस गार्डन स्थापित कर अपने घर का तापमान नियंत्रित कर वर्षा जल का उपयोग एवं बचत के साथ साथ दिन प्रतिदिन परिवार के लिए सामान्य रूप में उपयोग में लाई जाने वाली सब्जियों, फलों, सजावटी फूलों को घर के छत पर उगाकर लाभ ले सकते हैं।
टेरेस गार्डन घर की एक प्राकृतिक सुंदरता देने के साथ घर के आसपास ताजी ऑक्सीजन, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है, वह भी प्रदान करता है तथा घर को गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म बनाए रखता है। इन सब लाभों को देखते हुए यदि आपकी जिज्ञासा है कि आप भी एक टेरेस गार्डन स्थापित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आइए पहले जानते हैं टेरेस गार्डन के मुख्य उद्देश्य क्या है। वर्ष भर ताजी सब्जियां एवं फल मिलते हैं। सब्जियां एवं फल की खरीदारी में खर्च में कमी होती है। मकान की छत पर उपलब्ध स्थान का प्रभावी तरीके से उपयोग होता है। विषाक्त मुक्त सब्जियां एवं फलों की प्राप्ति होती है। अपने मन पसंद की सब्जियां उगा सकते हैं। बाजार में नहीं मिलने वाली तथा कभी कभी मिलने वाली सब्जियों को भी उगा सकते हैं। हरे भरे पेड़ पौधों को देखने से मानसिक थकान दूर होती है। टेरेस गार्डन के द्वारा वातावरण को हरा भरा बनाकर प्रदूषण को कम कर सकते हैं। टेरेस गार्डन के लिए स्थान: छत के ऊपर बरामदा, खिड़की के छज्जे, घर में खुले स्थान जहां पर सूर्य की रोशनी तथा पानी की सप्लाई की सुविधा हो, वहां पर टेरेस गार्डन बेहतरीन ढंग से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी एवं पानी प्राप्त कर अच्छी प्रकार विकास करते हैं, गुणवत्ता युक्त सब्जियों एवं फलों का उत्पादन करते हैं। प्रायः आज के समय में फ्लैटों में जगह नहीं रहती, इसीलिए वहां पर मकान की छत के ऊपर ही इसकी बागवानी कर सकते हैं। टेरेस गार्डनिंग अच्छी तरीके से छत के ऊपर ही किया जा सकता है, क्योंकि पौधे ऊपर खुले वातावरण का अच्छी प्रकार से लाभ लेकर विकास करते हैं। लेकिन यदि बहुमंजिला इमारतें हैं तो उसके बरामदे एवं खिड़कियों के छज्जे पर गमलों एवं किसी पॉट में रखकर टेरेस गार्डनिंग की जा सकती है। टेरेस गार्डन के प्रकार: फलदार पौधों की बागवानी, सब्जियों की बागवानी, फूलों की बागवानी, कैक्टस एवं सरस पौधों की बागवानी, औषधीय पौधों की बागवानी। टेरेस गार्डन की विधियां: छत के ऊपर बेंच या तिपाई के सहारे छत पर बागवानी का भार कम पड़े, इसके लिए सीमेंट एवं मिट्टी के मिश्रण का सुविधानुसार लंबाई एवं गहराई का बेंच बनाते हैं। उसमें फल एवं सब्जियां उगाने के लिए 2 भाग दोमट मिट्टी, 1 भाग बलुई मिट्टी, इसके बाद मिट्टी में 1 भाग कंपोस्ट मिलाकर बेंच एवं तिपाई को भरते हैं और उसमें सिंचाई के लिए 1 इंच नाली की जगह छोड़ते हैं। नए भवन में टेरेस गार्डन: यदि आप नया मकान का निर्माण कर रहे हैं तथा आपकी योजना टेरेस गार्डन की है तो टेरेस गार्डन के लिए उपयुक्त छत एवं प्रभावी उपयोग के लिए शुरू से ही आवश्यक लंबाई एवं गहराई पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए छत का फर्श वाटरप्रूफ हो, उसके लिए वाटरप्रूफ सामग्री का फर्श पर लेप किया जाता है और जल निकास के लिए क्रमिक ढलान के साथ छत को बनाया जाता है। जल निकास नाली को बजरी जाली से कवर किया जाता है। पूरे छत पर जियो स्टाइल के टाइल सामग्री बिछाकर फर्श को बनाना चाहिए। इसके बाद मिट्टी भरकर सब्जियां एवं पौधे उगाना चाहिए। गमले एवं कंटेनरों के द्वारा टेरेस गार्डन: सीमेंट के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक बैरल, लकड़ी के बैरल, बक्से, टोकरी, प्लास्टिक जार, टूटी बाल्टियां, टिन बॉक्स, ड्रम बॉक्स, प्लास्टिक कवर, सीमेंट, फर्टिलाइजर बैग इत्यादि को छत पर रखकर उसमें सब्जियां, फूल एवं फल के पौधे उगा सकते हैं। उथले मिट्टी के बर्तन या लकड़ी के बॉक्स के द्वारा टेरेस गार्डन: 10 सेंटीमीटर ऊंचे एवं 35 सेंटीमीटर व्यास के, जिनमें नीचे की तह में जल निकास हेतु छेद वाले उथले मिट्टी के बर्तन, या 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 10 सेंटीमीटर गहरे, नीचे की तह में 6 से 8 संख्या में समान जल निकासी वाले छेद होने चाहिए। लकड़ी के बॉक्स या चिकनी मिट्टी के बर्तन में प्रत्येक छेद के ऊपर एक कार्क का टुकड़ा रख देते हैं या एक बड़ा कार्क का टुकड़ा नीचे की तह में रख देते हैं। इसके उपरांत आवश्यक मिट्टी के मिश्रण से भरकर इन बर्तन को खुले सूर्य की रोशनी में रख दिया जाता है और इसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। पक्के मिट्टी के बर्तन के द्वारा टेरेस गार्डनिंग: पक्के चिकनी मिट्टी के विभिन्न आकार वाले गमले को छत पर रखकर विभिन्न प्रकार के पौधों की खेती कर सकते हैं, जो ऊपर की तरफ चौड़े होते हैं, जिसमें नीचे 3/4 भाग मिट्टी और कंपोस्ट भर देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से मिट्टी को बदल सकते हैं। इस प्रकार के गमले में डहेलिया, प्लम, झाड़ीनुमा पौधे को आसानी पूर्वक उगा सकते हैं।
इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सब्जियों जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च, हल्दी, धनिया एवं चौलाई के साग को उगा सकते हैं। पॉलीथीन बैग में टेरेस गार्डनिंग। छोटे पारदर्शी पॉलीथीन बैग में जिसमें नीचे की तरफ जल निकास हेतु छिद्र करके 3/4 भाग मिट्टी और कंपोस्ट भरकर चमेली, दुरंता, क्रोटन पौधे कटिंग के अलावा पपीता, गोभी, टमाटर, मिर्च इत्यादि के पौधों की नर्सरी उगा सकते हैं। प्लास्टिक बर्तन, फाइबर पॉट और स्टोरोफोम कप में टेरेस गार्डनिंग। गोलाकार चौकोने प्लास्टिक के बर्तन में घर के अंदर कम प्रकाश में आसानी से उगने वाले पौधे को उगा सकते हैं। इसके अलावा बाजार में फाइबर पॉट तथा स्टोरोफोम कप जो कि हल्के होते हैं, नर्सरी पौध तथा हल्के भार वाली उथली जड़ वाली पौधों को आसानी पूर्वक उगा सकते हैं। कार्यक्रम के आज के अंश में बस इतना ही। इस विषय पर और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कल के कार्यक्रम में। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान कृषि के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन करते हैं और अधिकांश पशुपालक सभी दुधारू पशुओं के प्रबंधन एक जैसे ही करते हैं। जबकि गर्भित पशुओं की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है, तभी आप इनसे आने वाले समय में स्वस्थ नवजात एवं अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अतः गर्भित पशुओं की देखभाल में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SK पांडे। जैसा कि हम जानते हैं कि डेयरी उद्योग को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि हमारी गाय और भैंसें 12 से 14 महीने के बीच प्रतिवर्ष बच्चा दें। न सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब जानवर या दुधारू गाय या भैंस जब उनका 6 महीने की गाभिन हो जाए हो तब उन्हें अतिरिक्त आहार देना अत्यंत आवश्यक है, जिससे न सिर्फ बच्चे का जो गर्भाशय में बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ रहे और अच्छी तरह से उसका शारीरिक विकास हो, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है जिससे अगली ब्यात में वो पिछली ब्यात की भी अपेक्षा अधिक से अधिक दूध दे सके। इसके लिए आवश्यक है कि जब गाय 6-7 महीने से ऊपर की गाभिन हो जाए तो उसे हम जो मेंटेनेंस राशन और प्रोडक्शन राशन है उसके अतिरिक्त हमें प्रत्येक गाय को या भैंस को 1.5 से 2 किलोग्राम अतिरिक्त कंसंट्रेट राशन या संपूरक आहार अनिवार्य रूप से देना चाहिए। जब गाय 7 महीने की पूर्ण हो जाए और 10 महीने उसको लगातार दूध देते हुए हो जाए तो उससे दूध लेना बंद कर देना चाहिए। दूध लेना बंद करना यानी गाय को शुष्क करना यह एक वैज्ञानिक तरीका होता है। इसको अगर सही तरह से हमारे किसान भाई नहीं अपनाते हैं तो बहुत भारी क्षति उठानी पड़ती है। होता क्या है कि जो अधिक दूध देने वाली गाय और भैंसें हैं उनमें अगर हम अचानक दूध लेना या दूध निकालना बंद कर दें तो दूध जो है ना थनों के अंदर रह जाता है और वो जो है ना अंदर फट जाता है और विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु हैं उसमें विकसित होने लगते हैं और थनैला नाम का रोग उत्पन्न कर देते हैं और उनके दबाने से उसमें मवाद आ रहा है। उसका एकमात्र ये कारण है कि हम सही ढंग से दूध का शुष्क नहीं किया है। तो इसका तरीका ये है कि हम जानवर को सबसे पहले उसका जो हम दूध देते समय या दूध देते वक्त जो आहार था उसमें क्रमशः कमी ला दें। दूध का निर्माण भी थनों के अंदर से कम होता जाएगा। इसके अतिरिक्त हम 1 हफ्ते तक ये प्रक्रिया अपनाएं। फिर भी जब हम देखें कि दूध में बहुत ज़्यादा कमी नहीं हो रही है तो हम क्या करें कि 1-1 दिन के अंतराल से गाय को लगाएं। फिर इसके बाद जो है ना 2 दिन 3 दिन के अंतराल से कम लगाएं। तो ऐसा करने से, ये प्रक्रिया अपनाने से और साथ ही साथ दाने में कमी करने से उसके दूध में अपने आप कमी हो जाएगी और दूध जो है ना निकलना थनों से बंद हो जाएगा। और अंतिम दिन जब हम दूध लें गाय से या भैंस से तो उसके थनों में जो एंटीबायोटिक जो ट्यूब्स होती हैं या मलहम होता है अनिवार्य रूप से उसको डाल करके हम थनों की सीलिंग कर दें, जिससे बाहर से जो ना जीवाणु अंदर प्रवेश ना करें और किसी भी प्रकार का चांस ना हो कि उनको थनैला रोग होने पाए।
न सिर्फ ये बल्कि उनके आवास का भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। हमें ऐसे पशुओं को जिनको 2-3 महीने अब ब्याने को रह गए हैं, दूध लेना हमने बंद कर दिया है, तो उन्हें अगर हमारे पास सुविधा उपलब्ध है तो उन्हें काविंग बॉक्स में रखना चाहिए। यानी जो झुंड हमारा सामान्य होता है जिसमें दुधारू जानवर हैं उनसे अलग रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे का कम विकास होता है, साथ ही अगली ब्यात में दूध कम पैदा होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर हम विटामिन डी का इंजेक्शन दे दें तो विटामिन डी जो है ना कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में, यानी जो भी आहार में हम दे रहे हैं उसको प्रॉपर उचित ढंग से अवशोषित करने में बहुत ही सहायक होता है। वैसे सामान्य रूप से अगर हमारे पशु धूप में निकल रहे हैं बाहर एक्सरसाइज के लिए, पानी पीने के लिए या थोड़े समय के लिए चरने के लिए, तो सूर्य के प्रकाश से पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी जो है ना उनकी त्वचा से अवशोषित हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा पाते हैं, हमारा ऐसा अनुभव बताता है कि पिछली बार ऐसा तो हमने किया था लेकिन कमी रह गई थी, बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाया था, तो हम अतिरिक्त रूप से विटामिन डी का इंजेक्शन और साथ ही विटामिन और इनका मिनरल मिक्सचर, तो इसको अगर हम इसकी आपूर्ति कर देंगे तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो ये बहुत ही डेयरी का एक बहुत प्रमुख सिद्धांत है कि जितना हम दुधारू जानवरों की सेवा करते हैं या उनका ध्यान रखते हैं, सतर्क रहते हैं, उतनी ही सतर्कता हम अनिवार्य रूप गर्भित पशुओं का भी जो कि शुष्क काल में रहते हैं उनका भी ध्यान रखें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपसे चर्चा करेंगे। प्याज की खुदाई के पूर्व एवं पश्चात के प्रबंधन कार्य। राजधानी सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मृदा जो कि कृषि का आधार है, अर्थात खेती की सफलता मृदा की गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है, परंतु आज के समय में किसान अधिक उत्पादन की चाह में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण भूमि अनुपजाऊ होती जा रही है। और इस समस्या के समाधान के लिए यदि हम हरी खाद का उपयोग करें तो ये बहुत ही लाभकारी होगा। अतः किसान भाइयों किस प्रकार से करनी है हरी खाद हेतु ढैंचा की खेती और इसकी पलटाई, इस हेतु आइए मिलते हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली मुजफ्फरपुर के डॉक्टर देवेंद्र सिंह से। जो आपका इंडियन जो भारतीय जो ढैंचा हम लोग लगाते हैं उसमें 50 से 60 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और ग्रीन बायोमास अगर ग्रीन के रूप में कहें तो 800 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर, जबकि उसको ड्राई में कहेंगे तो 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इस प्रकार से अगर ढैंचा की दूसरी महत्व ये है कि सुखाड़ की स्थिति को भी बहुत ज़्यादा तक बर्दाश्त करता है और पानी लगने की स्थिति में भी ये नहीं गलता है। तो इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ढैंचा ही लगाएं। ढैंचा लगाने का तकनीक है कि अभी जो खेत खाली हो रहे हैं उसमें आप बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर आपके पास जुताई यंत्र हैं कुछ हैं, तो आप ढैंचा का बीज प्रति हेक्टेयर 25 किलो से 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेत में बिखेर के और उससे कल्टीवेटर चला के पाटा चला दें। तो ऐसे अगर आप कर लेते हैं तो ढैंचा जब नमी है तो अब स्वतः उग आएगी। जिन किसान भाइयों के पास पानी की सुविधा हो और सस्ते पानी की सुविधा हो तो उसको बिजाई के बाद, बीज डालने के बाद उसमें सिंचाई कर सकते। इस प्रकार से ढैंचा जब उगाता है तो ढैंचा उगने के बाद तेजी से वृद्धि करता है और अगर अनुकूल मौसम, जिस तरह से इस साल का मौसम चल रहा है, ऐसी स्थिति में 50 से 60 दिन में वो जोतने लायक हो जाता है। तो एक इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ढैंचा की
अगर 50 से पहले जोतते हैं, अगर 40 दिन पर जोतते हैं तो पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रक्रिया उसका 40-45 दिन तक होता है, तो पूरा फायदा नहीं होगा। और जो 10 दिन से 15 दिन का बढ़वार होता है उस समय बहुत काफ़ी तेज बढ़वार होता है और तो बायोमास भी कम होता है। तो इस पर आप ध्यान रखें कि आप 50 से 60 दिन का ढैंचा लगाएं। ऐसे अगर हाइट देखें तो वो कम से कम 6-7 फीट से कम का नहीं हो। इसके लिए किसान भाइयों को ढैंचा को अगर ग्रीन मैन्योर के रूप में करना है तो वो अपना ढैंचा जब तैयार हो जाता है तो सबसे अच्छा यंत्र होता है डिस्क हैरो। डिस्क हैरो की मदद से क्रॉस हैरोइंग करते हैं, एक बार सीधे सीधे जुताई करते हैं या फिर क्रॉस करके दूसरी बार। ऐसा करने से ढैंचा छोटे छोटे टुकड़ों में कट के मिट्टी में मिल जाता है। ढैंचा गोड़ने के बाद वे कम से कम 25 दिन का इंतजार करें। ढैंचा जुताई करके 25 दिन का इंतजार करें। इसके बाद कोई भी फसल आप दलहन का, तिलहन का कोई भी फसल जो खरीफ मौसम में लेना है वो किसान भाई ले सकते हैं। उर्वरा शक्ति को न सिर्फ बरकरार रखेंगे बल्कि उसमें कुछ इजाफा करेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला पटना के कृषक रविंद्र कुमार, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से प्याज की खुदाई, श्रेणीकरण एवं भंडारण पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो रविंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हैं तो 3 से 4 महीने के बाद ही बल्ब उसका तैयार हो जाता है खुदाई के लिए। तो आप देखिए कि जब आपका पौधा जो है 70% जो पौधा है उसका ऊपरी हिस्सा सूख करके अगर गिर जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारा जो प्याज है खुदाई के लिए तैयार हो गया है। तो प्याज की खुदाई के समय प्याज के खेत में नमी बना रहना चाहिए और प्याज की खुदाई कभी भी कुदाली या खुरपी से ना करें, उसे हाथ से ही निकाल दें। और खुदाई के बाद अनुकूल मौसम में प्याज को खेत में ही छोड़ देते हैं उखाड़ने के बाद। लेकिन अगर मौसम अधिक गर्म है तो छाया में प्याज को रख करके सुखाया जाता है। और जब प्याज जो है हमारा सूख कर कड़ा हो जाता है और उसके बाद प्याज को जो है उसको छांट लेते हैं, अर्थात जो खराब प्याज है, कटे हुए प्याज है, सड़े हुए, तो उनको अलग कर देते हैं और उनका जो अलग अलग जो छोटे हैं, मध्य आकार के हैं या बड़े आकार के हैं, वैसे करके हम छांट लेते हैं प्याज को। अब रही बात भंडारण की, तो हम ऐसे अनुकूल मतलब मौसम में हम प्याज को लगभग 2-3 सप्ताह हम ऐसे रख सकते हैं। जहां अगर प्याज की उपज बहुत ज्यादा मात्रा में हो और आपको रखनी है तो उसको स्टोरेज में उसको 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 60 से 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर उसको रखा जा सकता है 6 से 7 महीने तक। और प्याज में जब देखते हैं भंडारण के समय प्याज में अंकुरन हो जाता है, तो इसको बचाने के लिए किसान भाई जब खुदाई से 20 से 25 दिन पहले फसल पर जो है मैलिक हाइड्रोजाइड का घोल लगभग 250 ppm का छिड़काव कर देने से प्याज में अंकुरन जो होता है वो नहीं आ पाएगा। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला पिस्का नगरी के सुमित कुमार ने। आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से बकरियों के रखरखाव प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो सुमित कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आपको रखरखाव के लिए जो मुख्यतः बात है वो ये आती है कि इनमें जो जगह की आवश्यकता है वो लगभग 1.5 स्क्वायर फीट प्रति बकरी के हिसाब से होनी चाहिए, जिससे कि उसे पर्याप्त जगह में रखा जा सके। और जिस जगह पे रात को रखने की जगह है उसके बाद एक बाड़ा जैसा होना चाहिए, ओपन एरिया बोलते हैं जिसको, जहाँ से बकरियाँ आसानी से टहल सके। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें 24 घंटे पानी की उपलब्धता होनी चाहिए,
कि जब आवश्यकता हो वो उसे पी सके। फिर में दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इसका पोषण। पहला है इनको देने वाला दाना, दूसरा है इनका हरा चारा। दाना हम इनको जितना आवश्यकता है उसका 1/4 था 25% भाग हम दाने से पूरा करते हैं और 75% भाग हरे चारे से पूरा करते हैं। दाने के रूप में आप गेहूँ, चना और सरसों इन सब की खली इस्तेमाल कर सकते हैं। और हरे चारे के रूप में सामान्यतः उपलब्ध होने वाली पेड़ की पत्तियां हैं, जैसे कि पीपल हो गए, बबूल है, सुबबूल है, रिया है, डूमर का हुआ, इन सब का हम इस्तेमाल करके आसानी से बकरी पालन से कम लागत में अधिक से अधिक फ़ायदा पाया जा सकता है। और इसमें और एक कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा जो कि इनकी मैनेजमेंट व्यवस्था के लिए आवश्यक है। बकरियों को सबसे पहली आवश्यकता है कि उनको सूखी जगह पर रखें। इन्हें गीला पसंद नहीं होता, इसलिए हमेशा सूखी जगह पर रखें और बारिश के मौसम में खास ध्यान रखें कि जो नीचे जो फ्लोर है वो सूखा हो। अगर आपको व्यावसायिक तौर पे पालन करना है तो आपको अलग अलग उम्र के अलग अलग अवस्था की बकरियों को अलग रखना होगा। नर बकरों को अलग और गाभिन अर्थात प्रेग्नेंट बकरियों को अलग और बच्चों को अलग। इस तरीके से हम आसानी से उनको चारे भी उपलब्ध करा पाएंगे और उनका मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। यही महत्वपूर्ण बात है। और समय समय पर एक में डिवर्मिंग करना चाहिए, मतलब इनमें पेटों में पाए जाने वाले कृमिनाशक का उपयोग करते हुए हर 3 महीने में डिवर्मिंग करना आवश्यक है। बकरियों में महत्वपूर्ण जो बीमारियां होने आज के समय पाई जा रही है, तो इसके लिए समय समय पे हमारे विभाग द्वारा वैक्सीनेशन अर्थात टीकाकरण का मास प्रोग्राम किया जाता है, तो उससे लाभान्वित हों। तो इस तरीके से इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम बकरी पालन को बड़ी राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। टेरेस गार्डन पर जानकारी भाग 2। उर्द एवं मूंग की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए सदा संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।